जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग महाजनपद काल में बिहार के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो साथियों, यदि हम बात करें महाजनपद काल की, तो होता क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इस दोनों ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तो होता क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद कहां थे? बिहार में थे। 2 महाजनपद जो थे वो गंगा के दक्षिण में स्थित थे, जबकि जो एक महाजनपद बज्जी महाजनपद जो था वह गंगा के उत्तर में स्थित था। ठीक है, दक्षिण में कौन कौन सा था? तो दक्षिण में मगध और अंग महाजनपद। तो आइए अब हम इन तीनों में से आज की इस वीडियो के अंतर्गत बज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद का संपूर्ण विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हम बात करें बज्जी महाजनपद की। कौन सी महाजनपद की? बज्जी महाजनपद की। तो जो बज्जी महाजनपद था यह 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था। हुआ क्या कि 8 छोटे छोटे गंगा नदी के उत्तर में राज्य थे। ये सभी राज्य आपस में मिले और एक जनपद बनाया, एक संघ बनाया, जिसका नाम क्या रखा गया? बज्जी महाजनपद। क्या रखा गया? बज्जी महाजनपद। यदि इसमें बात करें कि प्रमुख स्थिति में कौन कौन से थे, सबसे मजबूत स्थिति में कौन कौन से थे, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो बज्जी, विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक थे। ठीक है, इसमें सबसे जो मजबूत स्थिति था वो लिच्छवियों का था। अब यदि हम बात करें कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्र में था, तो इसका जो विस्तार था वह तिरहुत प्रमंडल के साथ साथ दरभंगा प्रमंडल के कुछ क्षेत्रों में था। ठीक है, यदि हम जिलेवार तरीके से देखें तो जिले में चंपारण हो गया, जो पश्चिम और पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है वो हो गया। इसके अलावा सीतामढ़ी जस्ट बगल में आइए, सीतामढ़ी हो गया। सीतामढ़ी के जस्ट नीचे एक छोटा सा जिला है शिवहर, तो शिवहर था। इसके अलावा शिवहर के जस्ट नीचे मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली, और पश्चिम में यदि हम बात करें तो सारण हो गया। इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। ठीक है, यदि हम बात करें तिरहुत प्रमंडल की, तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र शामिल है। और तिरहुत प्रमंडल की जो मुख्यालय है वह मुजफ्फरपुर में है। वहीं दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर का क्षेत्र शामिल है। किसका क्षेत्र शामिल है? समस्तीपुर का क्षेत्र शामिल है। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों कि इसका विस्तार तो देख लिए कि कहां कहां था। तो तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्र में इसका विस्तार था। अब हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे प्रमुख स्थिति में जो लिच्छवी थे, कौन थे? लिच्छवी। इनके बारे में थोड़ा हम विशेष अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए लिच्छवी देखते हैं। तो जो साथी लिच्छवी थे, लिच्छवी राज्य की स्थापना प्रमुख सूर्यवंशी शासक इक्ष्वाकु का पुत्र विशाल ने किया था। किसने किया था? इक्ष्वाकु का पुत्र विशाल ने किया था। और यदि हम बात करें लिच्छवियों की, तो यह दुनिया का पहला गणतंत्र गणराज्य था। दुनिया का पहला यदि गणतंत्र गणराज्य किसी जगह स्थापित हुआ तो वह बिहार में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये जो लिच्छवी थे ये कैसे थे, तो ये क्षत्रिय थे। कैसे थे साथियों? तो ये जो थे ये क्षत्रिय थे। ठीक है, और क्षत्रिय होने के कारण ये सबसे मजबूत स्थिति में थे। कैसी स्थिति में थे? सबसे मजबूत स्थिति में थे। यदि हम बात करें लिच्छवी की, तो यहीं का राजा थे चेतक। कौन थे? चेतक। और इसी चेतक की पुत्री थी चेलना। कौन सी थी? चेलना, जिसका विवाह मगध शासक बिंबिसार के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? बिंबिसार के साथ। वहीं हम बात करें ज्ञात्रिक की, तो ज्ञात्रिक जो थे, यहां का ज्ञात्रिक का जो सरदार था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इसी सिद्धार्थ के साथ में
विवाह हुआ चेतक की बहन थी जिसका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था। इस त्रिशला का विवाह हुआ सिद्धार्थ के साथ और इसी सिद्धार्थ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई त्रिशला का, जिसका नाम महावीर था। क्या नाम था? महावीर। और यही महावीर आगे चल करके जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो ये महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म जो है 540 बीसी में कुंदग्राम वैशाली में हुआ था। और एक किसके पुत्र थे? तो एक त्रिशला, यानी माता का नाम त्रिशला, जबकि पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये सिद्धार्थ कहां के सरदार थे? तो सिद्धार्थ जो थे एक ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, जबकि ये जो त्रिशला थी, ये त्रिशला किसकी बहन थी? राजा चेतक की बहन थी, जो लिच्छवियों के लिच्छवी का जो राजा था चेतक, उसकी बहन थी त्रिशला। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा। यदि बात करें विदेह की, तो ये जो विदेह का जो क्षेत्र था, यह विदेह वर्तमान यदि हम बात करें तो दरभंगा और मधुबनी का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। आज भी उस क्षेत्र को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर विदेह की राजधानी जो थी, विदेह के राजा हुए जनक, और विदेह की जो राजधानी हुई वह मिथिला थी, जिसकी पहचान वर्तमान में जनकपुर के तौर पर किया गया है। किस रूप में किया गया है? जनकपुर के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग विदेह के बारे में भी देख लिए। यदि हम बात करें इस बज्जी महाजनपद की, तो बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहां थी? वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? वैशाली। और इस राजधानी वैशाली की कुलवधु के पद पर आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी। यदि बात करें आम्रपाली की, तो आम्रपाली जो थी यह एक नर्तकी थी, लेकिन अति रूपवती थी। और उस समय ऐसा नहीं है, उस समय जो राज्य नृत्यांगना होती थी उसका बहुत ही सम्मान होता था, तो यह बहुत ही रूपवती थी। यदि बात करें रूपवती में, तो यह वर्तमान आम्रपाली से भी सुंदर थी। जो वर्तमान की आम्रपाली है उससे भी यह कई गुना सुंदर थी। और यह लिच्छवियों की राज्य नृत्यांगना थी। क्या थी? लिच्छवियों की राज्य नृत्यांगना थी, जिसे बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली के कुलवधु के पद पर नियुक्ति किया गया था। बाद में यही आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से आग्रह की कि मुझे भी बौद्ध संघ में शामिल किया जाए, तो इसके आग्रह को महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार। और स्वीकार करते हुए महात्मा बुद्ध ने इसे बौद्ध संघ में शामिल कर लिया। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली आम्रपाली दूसरी महिला थी। यदि बात करें पहली महिला की, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला महात्मा बुद्ध के मौसी और सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी, वो पहली महिला थी। जबकि दूसरी महिला कौन थी? तो दूसरी महिला जो थी वह आम्रपाली थी। ठीक है साथियों, चलिए, तो हम लोग यहां पर जो है बज्जी महाजनपद के बारे में लगभग पूर्ण विश्लेषण कर चुके। अब आइए, अब हम लोग अंग महाजनपद के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो साथियों बात करें अब हम अंग महाजनपद की, तो अंग जो महाजनपद था इसका जो विस्तार था यह वर्तमान भागलपुर, मुंगेर और बांका के क्षेत्र में था। यदि इसकी सर्वप्रथम जानकारी की बात करें कि अंग महाजनपद की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो अंग महाजनपद की सबसे पहला बार जो उल्लेख किया गया है वह अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद से। और इसका जो विस्तार था वह भागलपुर, मुंगेर और बांका के क्षेत्र में था। यदि हम बात करें इसकी राजधानी की, तो अंग महाजनपद की राजधानी, किसकी राजधानी? अंग की राजधानी की यदि हम बात करें, तो इसकी दो राजधानी थी। एक प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी। कहां थी साथियों? तो प्रारंभिक जो राजधानी थी वह मालिनी थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी चंपा को बनाया गया। किसको बनाया गया? चंपा को। और जो चंपा है इसकी पहचान वर्तमान में भागलपुर के रूप में किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंपा का वर्तमान नाम क्या है, तो भागलपुर, सीधा आंसर दे देना है भागलपुर। ठीक है, तो इसकी जो अंग महाजनपद थी इसकी प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी, जबकि बाद में इसकी राजधानी चंपा को बनाया गया।
और इसके अंग महाजनपद के कुल 25 राजा हुए, जिसका पहला आर्य राजा जो था वह तितुछि था। पहला आर्य राजा कौन था? तितुछि था। जबकि अंतिम आर्य राजा की बात करें तो अंतिम आर्य राजा महाभारत के प्रसिद्ध चर्चित नाम कुंती पुत्र कर्ण हुए। अंतिम आर्य राजा कौन हुए? तो अंतिम आर्य राजा कुंती पुत्र कर्ण थे। यदि हम बात करें महाभारत युद्ध के बाद की, तो महाभारत युद्ध के बाद जो है इस अंग महाजनपद का राजा दधिवाहन हुआ। कौन हुआ? दधिवाहन। और दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। कौन थी? कौन थी? चंदना। और यह जो चंदना थी यह जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। हुआ क्या कि महावीर स्वामी से एक प्रेरित हो गई और महावीर स्वामी से प्रेरित होकर के इसने जैन धर्म को स्वीकार कर ली। कौन? दधिवाहन की पुत्री चंदना। और इस प्रकार जैन धर्म स्वीकार करने वाली यह पहली महिला चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अंग महाजनपद का अंतिम जो राजा था उसका नाम ब्रह्मदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त के समय में मगध शासक जो बिंबिसार था, बिंबिसार के द्वारा अंग पर आक्रमण किया जाता है। आक्रमण करने के बाद अंग शासक जो ब्रह्मदत्त था उसके द्वारा युद्ध किया गया और अंततः ब्रह्मदत्त की हार हुई। जब ब्रह्मदत्त की हार हुई तो होता क्या है कि इस अंग को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। और जिसके बाद बिंबिसार जो मगध नरेश था इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्ति कर देता है और इस प्रकार अंग महाजनपद समाप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद के बारे में संपूर्ण अध्ययन किए। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।